हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पोर्शन, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा आज का 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले हमें प्रतिदिन एक टारगेट बनाना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा देना चाहिए, क्योंकि जब हम पहले एक टारगेट बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसको कवर करने में हम पूरा दिन लगा देते हैं। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 के एक सदस्य थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1919 में आया था, ये आपको ध्यान होगा। इसके बारे में भी पहले हम क्वेश्चन लगा चुके हैं। कलकत्ता जो आयोग है उसके अध्यक्ष जो थे वो सैडलर महोदय थे, याद रखिएगा, सैडलर महोदय इसके अध्यक्ष थे। और इसके एक सदस्य के बारे में पूछा गया है। 4 सदस्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से थे ये आपको बताना है। सर सैयद अहमद खां, ये खां है, खान या खां। सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर आरसी मजूमदार, सर यदुनाथ सरकार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, सर आशुतोष मुखर्जी इसका जो राइट आंसर है। क्योंकि जो सैडलर आयोग था या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था उसमें 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था या शामिल किया गया था। पहले थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और दूसरे थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिससे कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही प्रतिनिधित्व हो गया था। इसीलिए इसमें एक हिंदू को दूसरे मुस्लिम सदस्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड एबर्ट रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई या हुआ? यह निरर्थक था, यह सदस्यगण पूर्व भारतीय यात्रा नहीं कर सके, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, तीसरा है यह अपूर्ण था। वुड एबर्ट रिपोर्ट वास्तव में बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, जिसमें एक व्यावसायिक शिक्षा की बात करी गई थी, सामान्य शिक्षा की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आई उस समय? वुड एबर्ट रिपोर्ट जब आया तो उस समय ही 1939 में जो समय युद्ध छिड़ गया, ये 1939 में युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से जो है इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में युद्धोत्तर विकास हेतु एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इसको रिपोर्ट को इंग्लिश में, हिंदी में जो हम रपट भी कहते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। युद्धोत्तर विकास हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब? 1947 में, 1944 में, 48 या 45? ये आपसे पूछा गया है। युद्धोत्तर विकास या युद्धोत्तर जो शिक्षा योजना है, सार्जेंट की जो शिक्षा योजना थी 1944 में जो आई थी, 1944 में सार्जेंट योजना जो आई थी, इसी योजना को हम जो है युद्धोत्तर शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग 1948 के सदस्य सचिव कौन थे? सदस्य सचिव के बारे में पूछा गया है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, निर्मल कुमार सिद्धांत थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या कर्म नारायण बहल थे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका निर्मल कुमार सिद्धांत। निर्मल कुमार सिद्धांत ही इसके सदस्य सचिव थे। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो राधा कृष्णन आयोग था, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के नाम से जानते हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्णन महोदय थे, और इसके जो सदस्य सचिव थे वो निर्मल कुमार सिद्धांत थे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। ये जो निर्मल कुमार सिद्धांत हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग द्वारा कौन सा ढांचागत परिवर्तन संस्तुत किया गया था? मुदालियर आयोग संस्थागत ढांचा मतलब ऐसा कौन सा ढांचा प्रस्तुत किया था जिसमें मुदालियर आयोग फेमस था या जिसके लिए उसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है कि आयोग ने स्कूल शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। स्कूली शिक्षा जो है उसके लिए पुनर्गठन का एक अपना सुझाव दिया था। इन्होंने प्राथमिक और जूनियर शिक्षा में 4 वर्षीय सीनियर बेसिक और 3 वर्षीय, 4 वर्षीय जो सीनियर बेसिक होना चाहिए और 3 वर्षीय जो है हायर सेकेंडरी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर जो बात की गई थी प्राथमिक और जूनियर के लिए 4 वर्षीय, और इसके बाद जो है सीनियर बेसिक होना चाहिए 3 वर्षीय होना चाहिए, सीनियर बेसिक 3 वर्षीय होना चाहिए, और इसके बाद जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर 4 वर्षीय होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। और इन्होंने जो है इंटरमीडिएट समाप्त करने और स्कूल शिक्षा और
पर जो है प्रथम उपाधि स्तर तक एक एक वर्ष बढ़ाने का उन्होंने सुझाव दिया था। इसलिए इस यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इस समय हमारे जो बैच चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि इस समय हम जो है रेलवे टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली आरआरबी के लिए हम जो है जो कोर्स संचालित कर रहे हैं, संकल्प बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम आपको 50 अंकों की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, हम आपको पीडीएफ देंगे और प्रैक्टिस सेट देंगे। ये तीनों चीज़ें संकल्प बैच में अवेलेबल हैं। लेकिन आप तैयारी खुद से कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए, 20 प्रैक्टिस सेट चाहिए है, तो आप हमारी सफलता के जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम पिछले वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है यूजीसी नेट एजुकेशन का, वो हमारी बैच लॉन्च हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी, जो हमारे साथी यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य विषय की भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 को ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का अगर 3 मंथ का कोर्स आप लेते हैं तो ये जो है विजय श्री के नाम से कोर्स है, जो कि पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स हम जो है 3 महीने का जो रिविजन कोर्स होता है उसमें इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का 6 मंथ कोर्स वैलिडिटी है, सिद्धि बैच के नाम से है ये, जो कि पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स है ये। इसके बाद हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का एक्स्ट्रा डोज, जो कि पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपके साथ रहने वाला है। इसमें ये मान के चलिए कि 100 to 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बढ़िया से आपको प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, और 1 वर्ष की तैयारी में आप 2 अटेम्प्ट आराम से दे सकते हैं। और 2 अटेम्प्ट में निश्चित तौर पर अगर आपने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया है तो निश्चित तौर पर आप 1 वर्ष के अंदर नेट का जो एग्ज़ाम है वो आप जो दो अटेम्प्ट देंगे क्वालिफाई भी कर जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट रहता है जो मैं आपको दे रहा हूँ स्पेशली इस समय आरआरबी टीजीटी पीजीटी के प्रोफेशनल एबिलिटी का जो मैंने आपको दे रखा है, ये हमारा खुद का अनुभव है, पिछले 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव है जो मैं आपको इस समय दे रहा हूँ। इन सभी कोर्सेज़ को आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन क्लासेज एप्लीकेशन के माध्यम से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फ्री ऑफ वीडियोज़ की बात करते हैं, फ्री ऑफ पीडीएफ्स की बात करते हैं, तो ढेर सारे पीडीएफ्स, ढेर सारे वीडियोज़ फ्री नोट्स में हमारे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि ऑनलाइन विद्याधन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर इस समय 600 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। इनको भी आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा रिपोर्ट 1964 किसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी? एस राधाकृष्णन के समक्ष, या SMPC छागला के समक्ष, या PN कृपाल के समक्ष, या RS गोपाल स्वामी के समक्ष? इसका जो राइट आंसर है वो है MC छागला के समक्ष, क्योंकि इसकी जो कोठारी शिक्षा की जो रिपोर्ट थी या जो आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 673 पेजेस की बहुत बृहद रिपोर्ट थी। और इसको जो है 20 जून 1966 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था भारत सरकार के समक्ष। और इसमें जो है शिक्षा के संपूर्ण पक्षों, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और यहाँ तक कि व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा और अन्य जितने भी पक्ष हो सकते हैं, शिक्षक शिक्षा, उन सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया था कोठारी कमीशन की इस रिपोर्ट में। इसका जो राइट आंसर है वो है MC छागला। स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा कहाँ की गई? स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा कहाँ की गई? गीता में, स्वामी विवेकानंद की रचनाओं में, संविधान में, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में? सामाजिक दर्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक पुस्तक है जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, उसमें जो है सामाजिक दर्शन की बात की गई है। भारत के स्वतंत्र भारत में का जो दर्शन था उसकी जो है डिटेल को बताया गया है उनकी इस पुस्तक में। सही उत्तर को चुनना है कि खुला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का अभिन्न अंग है। खुला विश्वविद्यालय कभी बंद नहीं होता। खुला विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान नहीं करता। इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, और दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन।
क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ओपन यूनिवर्सिटीज़। ओपन यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि 1999 में स्थापित की गई थी, राजसी टंडन UPRTOU के नाम से है। और बृहद स्तर पे अगर बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही है देश विदेश में, वो है आपकी इग्नू। सबने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं, महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? यह पूछा गया। बुड के घोषणा पत्र को, मैकाले के विवरण पत्र को, चार्टर एक्ट 1833 को, या चार्टर एक्ट 1813 को? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुड का घोषणा पत्र 1854, क्योंकि 1854 जो दिया गया था वो बुड के द्वारा दिया गया था। मैकाले के बाद बुड का घोषणा पत्र आया था सबसे पहले 1813, इसके बाद 1833, 1835, इसके बाद 1854। 1854 का जो घोषणा पत्र आया, उसने जो मैकाले के विवरण पत्र को, खासकर जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, छनन सिद्धांत था, उसको बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है? बौद्ध शिक्षा प्रणाली, वे वेद और ब्राह्मण में विश्वास नहीं करते। ब्राह्मण और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, या प्रत्येक विद्यार्थी को सन्यासी बनना पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता है। जब आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो वहां पर बात आती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सन्यासी बनना पड़ता है, मीन्स उनके वहीं जाकर रहना पड़ता है, सन्यास धर्म को ग्रहण करना पड़ता है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक का प्रवज्जा संस्कार होता था, जिसमें बालक के सिर मुड़ा दिए जाते थे, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और इस तरीके के 3 वाक्यों को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? बौद्ध धर्म की यहाँ पर बात हो रही है कि जो उपदेश दिए तो उन्होंने किस भाषा में दिए? संस्कृत में दिए, पाली में दिए, प्राकृत में दिए, या अपभ्रंश में दिए? इनकी जो भाषा थी बौद्धियों के द्वारा जो अपनाई गई वो थी पाली भाषा। पाली भाषा को उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्राथमिक संस्था उत्तरदायी थी, शिक्षा की कौन सी संस्था इसको उत्तरदायी मानती थी? ये आपसे पूछा गया है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा का संबंध किससे? सीधी सीधी बात आपको ये बताना है कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी मुस्लिम काल में वो कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी, मदरसे में, मौलवी परिषद में, या गृह परिषद में? आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम काल में 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, एक तो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे, और दूसरा हायर एजुकेशन के लिए आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाना पड़ता था आपको मकतब में, और हायर एजुकेशन के लिए मदरसा में जाना पड़ता था। यहाँ पर बात की गई प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मकतब हो जाएगा। इसका जो राइट वर्ड है वो इस तरीके से लिखा जाता है, मकतब, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से भी लिख के आ जाता है, तो वो भी आपको समझना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम काल के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या था? कुरान, शरीयत, 3 आर्ट्स और कुरान, या शिक्षक जो चाहते थे वही? मुस्लिम काल के दौरान, प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे तभी आप सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। मुस्लिम काल के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होता था ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरान, क्योंकि वहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में कुरान में जो भी शरीयतें दी जाती थी, शरीयत मीन्स जो धर्म संबंधी बातें हैं, आचरण संबंधी बातें हैं, उनको सिखाया जाता था, और कुरान की आयतों को सिखाया जाता था। अधिकतर जो है प्राथमिक शिक्षा में जब बच्चा प्रवेश करता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में, तो 55वां जो अध्याय था उनका, उसके बारे में उसको अध्ययन कराया जाता था। स्पेशली हम कह सकते हैं यहाँ पर कुरान ही इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे 3 आर्ट्स और कुरान की धर्म की बात की जाती थी, ये आंसर देखने को मिलता है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि 3 आर्ट्स की जो बात की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, और कुरान एक अपना धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म है, कुरान उनका एक पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं
ब्रिटिश राज के आरंभ में भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने की दिशा में कंपनी का रवैया क्या था? ब्रिटिश राज के आरंभ में, जब राज का आरंभ ही हो रहा था, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने के लिए उनका क्या रवैया था, ये आपसे पूछा गया कि कंपनी इसके विरोध में थी, कंपनी इसका समर्थन में थी, कंपनी तटस्थ थी, या कंपनी भारतीय ज्ञान को सुस्पष्ट ढंग से प्रदान करती थी, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कंपनी इसके समर्थन में थी, क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान को ही वो अपना सर्वोपरि मानते थे। मीन्स अपने आप को कहते थे कि पाश्चात्य ज्ञान ही हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है, और यहाँ की ज्ञान में चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों या हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का, उसका उन्होंने विरोध किया और गलत तरीके से उसको परिभाषित किया है। कई आयोग में, रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है, ये बात उन्होंने ऐसी बात कही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1792 में, 1813 में, 1784 में, या 1793 में? इसका जो राइट आंसर है वो है 1792 में। जोनाथन डंकन जो महोदय थे, उनके प्रयासों के फलस्वरूप बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वहाँ की गई थी 1792 में। याद रखिएगा, जोनाथन डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा ये जो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, बनारस संस्कृत कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम शिक्षा की जिम्मेदारी कब ग्रहण की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी कब माना कि शिक्षा हमें जो है देनी चाहिए जिन राज्यों में हम अपना राज्य कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर है 1773 में, 1813 में, 1793 या 1833। जब कंपनी का ये रूल था, जब वो रूल कर रही थी, प्रत्येक 20 वर्ष में वहाँ पर जहाँ पे वो रूल कर रही थी, जिन जिन देशों में, वो 20 वर्षों में अपना एक रिपोर्ट कह सकते हैं वो रिवाइज करते थे। और रिवाइज करने के लिए जब 1813 में ये बात आई कि क्या क्या होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी जहाँ पर हम राज्य करते हैं। तो ये प्रथम बार स्वीकार किया गया था 1813 में, और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था पर खर्च करने की बात की गई थी कि शिक्षा की पर किन किन मुद्दों पे खर्च किया जाएगा ये पैसा। लेकिन यहीं से एक विवाद उत्पन्न हो गया था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1813 के आज्ञा पत्र के आधार पर ही। इसके बाद 1833 आया। 1833 का जो आज्ञा पत्र था उसमें सुधारने के लिए शिक्षा की धनराशि को बढ़ा दिया गया। फिर 1834 आया, जिसमें जो है लॉर्ड मैकाले आया, उसने थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से ग्रसित था एक तरीके से अंग्रेजी शिक्षा का। वो भारतीय शिक्षा का विरोध कर रहे थे, या भारतीय शिक्षा का मतलब उस समय की जो संस्कृत थी और जो अरबी भाषा, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, उन सभी का उसने विरोध करते हुए फिल्ट्रेशन थ्योरी को अप्लाई कर दिया। फिर वुड घोषणा पत्र आया। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रही। हर 20 साल में इन्होंने जो है थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया। लॉर्ड ऑकलैंड भी आए इसी समय, तो उन्होंने जो है अपनी शिक्षा नीति में 10 लाख रुपए तक का प्रावधान कर दिया शिक्षा पर खर्च करने का। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 1813 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाले के विवरण पत्र द्वारा किसके बीच व्याप्त विवाद का समाधान प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले, जो कि मैंने अभी बात करी है, भारतीयों अंग्रेजों की, या पुरातन पंथियों की, या आधुनिकतावादियों की, या तीसरा ऑप्शन है भारतीय राजाओं और कंपनी की, या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसके बारे में इन्होंने समाधान दिया था, जो कि 1813 का आज्ञा पत्र था, जिसमें शिक्षा की प्रकृति, पाठ्य वस्तु, उसका माध्यम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था वहाँ पर। और इस आज्ञा पत्र की धारा 43 थी, जो धारा 43 जो रखी गई थी आज्ञा पत्र में, उसको अस्पष्टता होने के कारण भारत में इसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया, कि प्राच्यवादी कह रहे थे कि भाई हमारी शिक्षा को फॉलो करिए, और जो पाश्चात्यवादी थे, मतलब जो अंग्रेज थे, वो कहते थे हमारी अंग्रेजी शिक्षा उसमें यहाँ पर लागू की जाएगी। और इसके समाधान के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने जो है मैकाले को बुलाया, और मैकाले ने अपने हल निकालते हुए अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। उसी समय ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था, ये समाप्त हो गया। अधोमुखी निषेधन की परिकल्पना क्या थी?
गरीबों में से सबसे गरीब को पढ़ाना या भारत में अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार करना, कतिपय धनी व्यक्तियों को शिक्षित बनाना ताकि उनका ज्ञान अधोमुखी निस्यंदन कर पाए। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है। उनका मानना था कि फिल्ट्रेशन थ्योरी या डाउनवर्ड थ्योरी को हम जो है फॉलो करना चाहिए। मीन्स हम सबसे जो क्रीमी लोग हैं उनको पढ़ाएं, उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे वो अपने आप शिक्षित होते चले जाएंगे। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। 1854 की घोषणा का जो घोषणा पत्र था वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? चार्ल्स वुड इस विज्ञप्ति के लेखक थे। चार्ल्स वुड इस समिति के सचिव थे। चार्ल्स वुड नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। वे एक शिक्षाविद थे। यह इसका जो आपको राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चार्ल्स वुड जो कि 1853 में भारतीय शिक्षा में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ परिवर्तन महसूस किया जाने लगा था उस समय, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की जिसने शिक्षा संबंधी सुझाव कंपनी के संचालक मंडल के जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड उनको दिए, और उन्होंने जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके नाम से ही उनके नाम से ही उसको जो है घोषणा पत्र या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ वुड भी कहा जाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार एवं सिद्धांत क्या थे? मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत क्या थे? उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, शिक्षा को मनुष्य के अंतर जगत का विकास करना चाहिए, इसे मनुष्य मात्र को गरीब और असहाय स्थिति से उबरने में सहायता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें स्वस्थ होना चाहिए, उन्हें आपस में सहकारिता की भावना रखनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इनको उनका था कि शिक्षा को मनुष्य को जो है मनुष्य को इस तरीके की शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि उसका विकास हो सके और वो गरीब और असहाय जो स्थिति है उससे दूर होकर उबर सके। आज का ये टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं टेस्ट ऑफ द डे में। लास्ट जो ईयर के जो क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ ही साथ लास्ट टेस्ट में जो मैंने शामिल किए थे वहाँ से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास। इसका जो आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शुरुआत हुई कब हुई ये आपको बताना है। किस किस शासनकाल में शुरू हुई ये आपको बताना है कि इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में या चंद्रशेखर के समय में। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि 1986 का और इस प्रश्न से क्या संबंध है। डिटेल में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वीडियो को आप अच्छे से शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लगातार ऐसे ही सीरीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। और किसी भी कोर्स या क्वेरी है आपकी तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये जो इसके पीडीएफ्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री सेक्शन में ये इसका पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सीवीटी मोड में प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।